आज हम कक्षा 8 एनसीईआरटी विज्ञान की दुनिया में एक कह सकते हैं अनोखी यात्रा पर निकल रहे हैं। हमारे पास 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और श्रेष्ठा जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद जरूरी हैं। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ एक क्विज नहीं होने वाला। हम हर सवाल की तह तक जाएंगे, उसके पीछे का क्यों और कैसे उसे समझेंगे, ताकि जवाब को रटना ना पड़े, वो बस दिमाग में बैठ जाए। हाँ, हमारा मिशन यही है कि इन सब कॉन्सेप्ट्स को एक कहानी की तरह जोड़ दिया जाए। तो चलिए इस ज्ञान के महासागर में गोता लगाते हैं। हम शुरू करेंगे जमीन से, मतलब फसल उत्पादन और प्रबंधन से। पहला सवाल पौधों के जीवन चक्र से ही जुड़ा है। प्रश्न है, खरीफ फसलें किस मौसम में बोई जाती हैं? आपके विकल्प हैं ए सर्दी, बी गर्मी, सी बरसात या डी बसंत। तो इसका सही उत्तर है सी, बरसात। देखिए, ये सवाल सिर्फ रटने का नहीं है, ये भारत के मौसम चक्र को समझने का है। खरीफ फसलें जैसे धान हो गया, मक्का है, सोयाबीन, इन्हें मानसूनी फसलें भी कहते हैं। अच्छा, मानसूनी फसलें। जी, इन्हें उगने के लिए बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है। तो इन्हें जून जुलाई में, मतलब जब मानसून आता है तभी बोया जाता है, और फिर सितंबर अक्टूबर के आसपास इनकी कटाई होती है। अच्छा, तो मतलब ख से खरीफ और ख से खराब मौसम, यानी वो बारिश और उमस वाला। शायद ऐसे भी याद रख सकते हैं। और रबी फसलें तो इसका ठीक उल्टा होती हैं। है ना? एकदम सही। रबी फसलें जैसे गेहूं और चना, वो सर्दियों की फसलें हैं। परीक्षा में अक्सर इन दोनों के बीच का अंतर या इनके उदाहरण ही पूछे जाते हैं। तो फसल का नाम सुनते ही दिमाग में उसके मौसम का चित्र आ जाना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो मान लीजिए हमने सही मौसम में बीज बो दिए जी। हैं, लेकिन प्रकृति हमेशा तो मेहरबान नहीं होती। अगर बारिश न हो तो? यहीं से हमारा अगला सवाल आता है। फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके विकल्प हैं ए सिंचाई, बी जुताई, सी निराई या डी कटाई। इसका सही जवाब है ए, सिंचाई। और देखिए, सिंचाई का मतलब सिर्फ पानी देना नहीं है। इसका मतलब है सही समय पर सही मात्रा में पानी देना। और यहीं पर तो सारा विज्ञान काम आता है। पुरानी तकनीकें थीं जैसे रहट या ढेकली, उनमें पानी की बहुत बर्बादी होती थी। और अब हमारे पास काफी बेहतर तरीके हैं, जैसा किताबों में भी बताया गया है। बिल्कुल। अब हम ड्रिप सिंचाई का इस्तेमाल करते हैं। उसमें पानी बूंद बूंद करके सीधा पौधों की जड़ों में जाता है। या फिर स्प्रिंकलर सिस्टम है जो बारिश की तरह छिड़काव करता है। ये तरीके न सिर्फ पानी बचाते हैं, बल्कि फसल की पैदावार भी बढ़ाते हैं। तो परीक्षा के नजरिए से सिंचाई की आधुनिक विधियों का महत्व समझना बहुत जरूरी है। यानी ये सिर्फ एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि जल संरक्षण का एक महत्वपूर्ण साधन भी है। बहुत खूब। चलिए अब पौधों के पोषण पर आते हैं। जैसे हमें खाने की जरूरत है, वैसे ही मिट्टी को भी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और यहीं पर खाद और उर्वरक की भूमिका आती है, जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सवाल है, खाद और उर्वरक में मुख्य अंतर क्या है? ए खाद प्राकृतिक है, उर्वरक रासायनिक, बी खाद रासायनिक है, उर्वरक प्राकृतिक, सी दोनों समान हैं, या डी कोई अंतर नहीं। यहाँ सही विकल्प है ए, खाद प्राकृतिक है, उर्वरक रासायनिक। इसे ऐसे समझिए कि खाद मिट्टी के लिए एक संपूर्ण आहार है, मतलब एक होलसम मील। ये गोबर, पत्तियों जैसे जैविक कचरे से बनती है। ये मिट्टी की बनावट, उसकी पानी सोखने की क्षमता और उसमें ह्यूमस को बढ़ाती है। ये मिट्टी को धीरे धीरे पोषण देती है। और उर्वरक, वो क्या है फिर? उर्वरक एक तरह के विटामिन सप्लीमेंट है। ये फैक्ट्रियों में बने रसायन होते हैं, जैसे यूरिया या एनपीके, मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये मिट्टी को तुरंत और एकदम स्पेसिफिक पोषक तत्व देते हैं। लेकिन हाँ, इनके ज्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की उर्वरता लंबे समय में कम हो सकती है और जल प्रदूषण भी होता है। इसलिए दोनों में एक बैलेंस बहुत जरूरी है। क्या बात है, संपूर्ण आहार बनाम विटामिन सप्लीमेंट। ये एनालॉजी तो हमेशा याद रहेगी। चलिए अब खेत से निकलकर रसोई की ओर चलते हैं और जूम इन करते हैं उस अदृश्य दुनिया में जो हमारे चारों ओर है, सूक्ष्म जीवों की दुनिया। हमारा अगला सवाल घर घर में इस्तेमाल होने वाली एक चीज से जुड़ा है। दही जमाने में कौन सा सूक्ष्म जीव सहायक होता है? आपके विकल्प हैं ए यीस्ट, बी लैक्टोबैसिलस, सी राइजोपस या डी पेनिसिलियम। ये एक मित्र बैक्टीरिया है। जब हम गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं ना,
तो हम असल में लाखों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसमें डाल रहे होते हैं। ये बैक्टीरिया दूध में मौजूद लैक्टोज शुगर को खाते हैं और उसे लैक्टिक एसिड में बदल देते हैं। और यही एसिड दूध के प्रोटीन को जमा देता है और हमें मिलता है गाढ़ा खट्टा दही। वाह, यानी ये एक तरह की केमिकल फैक्ट्री है जो हमारे लिए काम कर रही है। ये वाकई दिलचस्प है कि कैसे ये छोटे छोटे जीव हमारे भोजन को पूरी तरह बदल देते हैं। बिल्कुल। और ये किण्वन यानी फर्मेंटेशन प्रक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है। इसका उपयोग इडली, डोसा और ब्रेड बनाने में भी होता है। लेकिन सारे सूक्ष्मजीव दोस्त नहीं होते, कुछ तो बेहद खतरनाक भी होते हैं। और यहीं पर विज्ञान की एक सबसे बड़ी खोज हमारे सामने आती है। सवाल है, एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया? ए. लुई पास्चर, बी. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सी. एडवर्ड जेनर या डी. रॉबर्ट कोच? इसका श्रेय जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, और इसकी कहानी भी बड़ी मजेदार है। 1928 में फ्लेमिंग बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे और गलती से एक पेट्री डिश को खुला छोड़कर छुट्टी पर चले गए। जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि उस डिश में एक फफूंद उगाई थी और उस फफूंद के चारों ओर सारे बैक्टीरिया मर चुके थे। तो ये एक हैप्पी एक्सीडेंट था? जी हाँ, एक ऐतिहासिक हैप्पी एक्सीडेंट। उस फफूंद का नाम था पेनिसिलियम नोटाटम और उसी से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनी। इस एक खोज ने करोड़ों जानें बचाई और मेडिकल साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया। कमाल है। कभी-कभी बड़ी खोजें योजना से नहीं बल्कि संयोग से होती हैं। चलिए, अब एक और मित्र बैक्टीरिया की बात करते हैं जो किसानों का सबसे अच्छा दोस्त है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया कहाँ पाए जाते हैं? ए. पत्तियों में, बी. जड़ ग्रंथियों में, सी. फलों में या डी. तने में? ये पाए जाते हैं जड़ ग्रंथियों में। राइजोबियम नाम का ये बैक्टीरिया एक बहुत ही स्मार्ट सौदा करता है। ये फलीदार पौधों जैसे मटर, चना, दालें, इनकी जड़ों में बनी गांठों में रहता है। पौधा इसे रहने के लिए घर देता है और बना बनाया भोजन भी। अच्छा, और बदले में बैक्टीरिया पौधों को क्या देता है? बदले में ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन, जिसे पौधे सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसे पकड़कर अमोनिया जैसे उपयोगी यौगिकों में बदल देता है। ये एक तरह की प्राकृतिक खाद फैक्ट्री है। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं और इस रिश्ते को सहजीविता। ये प्रकृति का एक शानदार बिजनेस पार्टनरशिप मॉडल है। बहुत खूब। सूक्ष्म दुनिया से निकलकर अब हम उस दुनिया में आते हैं जिसे हम देख और महसूस कर सकते हैं, यानी भौतिकी की दुनिया जो हमारे हर काम को नियंत्रित करती है। शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से, बल किसे कहते हैं? आपके विकल्प हैं ए. खिंचाव या धक्का, बी. गति की मात्रा, सी. द्रव्यमान या डी. क्षेत्रफल। बल की सबसे सरल और मौलिक परिभाषा है ए. खिंचाव या धक्का। हमारे हर काम के पीछे यही है। दरवाजा खोलना एक खिंचाव है, गेंद को किक मारना एक धक्का है। बल किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, चलती हुई चीज को रोक सकता है, उसकी दिशा बदल सकता है या उसका आकार भी बदल सकता है, जैसे स्प्रिंग को दबाना। और हाँ, इसका एसआई मात्रक न्यूटन है, ये भी याद रखना जरूरी है। बिल्कुल, लेकिन ये बात भी तो मायने रखती है कि बल कितनी जगह पर लग रहा है। और यहीं से हमारा अगला कॉन्सेप्ट आता है। दाब की गणना का सूत्र क्या है? ए. दाब बराबर बल गुणा क्षेत्रफल, बी. दाब बराबर बल क्षेत्रफल, सी. दाब बराबर द्रव्यमान आयतन या डी. दाब बराबर बल गुणा दूरी। सही सूत्र है बी. दाब बराबर बल क्षेत्रफल। ये सूत्र बताता है कि दाब एक तरह से बल का सीक्रेट वेपन है। आप उतना ही बल लगाइए, लेकिन अगर आप उसे बहुत छोटी सी जगह पर केंद्रित कर दें तो उसका असर कई गुना बढ़ जाता है। इसका कोई रोजमर्रा का उदाहरण दे सकती है? बिल्कुल। एक कील दीवार में आसानी से क्यों घुस जाती है? क्योंकि उसका सिरा नुकीला होता है, मतलब क्षेत्रफल बहुत कम। तो आपके हाथ का पूरा बल उस छोटी सी नोक पर केंद्रित होकर इतना ज्यादा दाब पैदा करता है कि वो दीवार में चली जाती है। इसी तरह एक तेज धार वाला चाकू कम क्षेत्रफल के कारण आसानी से सब्जी काट देता है। शानदार। यानी बल का असली खेल तो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अब एक ऐसे दाब की बात करते हैं जो हम पर हर पल लग रहा है लेकिन हमें महसूस नहीं होता है। वायुमंडलीय दाब ऊंचाई बढ़ने पर क्यों कम होता है? ए. हवा बढ़ने से, बी. हवा कम होने से, सी. ताप बढ़ने से या डी. गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से? इसका कारण है बी. हवा कम होने से।
इसे ऐसे सोचिए कि हम हवा के एक बहुत बड़े समुद्र के तल पर रहते हैं। हमारे ऊपर मीलों तक हवा का एक स्तंभ है और उसका वजन ही वायुमंडलीय दाब है। जब हम पहाड़ पर ऊपर चढ़ते हैं तो हम उस समुद्र में ऊपर की ओर जा रहे होते हैं, तो हमारे ऊपर हवा की परत पतली और कम होती जाती है, इसलिए उसका वजन यानी दाब भी कम हो जाता है। और इसी का असर पर्वतारोहियों पर पड़ता है ना? जी हाँ, ज्यादा ऊंचाई पर बाहर का दाब इतना कम हो जाता है कि शरीर के अंदर का जो ब्लड प्रेशर है वो उसे बाहर की तरफ धकेलता है। इसी वजह से कभी-कभी नाक से खून बहने लगता है। ये दिखाता है कि हमारा शरीर बाहरी दाब के साथ एक संतुलन बनाकर काम करता है। ये जानना वाकई दिलचस्प है। चलिए अब एक और अदृश्य बल की बात करते हैं जो हमें चलने में मदद करता है लेकिन हमारी मशीनों को घिस भी देता है। घर्षण बल क्या है? ए, संपर्क बल जो गति का विरोध करता है। बी, स्पर्श रहित बल। सी, गुरुत्वाकर्षण बल। या डी, चुंबकीय बल। घर्षण एक संपर्क बल है जो गति का विरोध करता है। इसे एक आवश्यक बुराई भी कहते हैं। इसके बिना हम चल नहीं सकते, लिख नहीं सकते, गाड़ियां ब्रेक नहीं लगा सकती। जरा सोचिए, अगर घर्षण ना हो तो सब कुछ बस फिसलता ही रहेगा। लेकिन इसे बुराई क्यों कहते हैं फिर? क्योंकि ये हमेशा गति का विरोध करता है। इससे ऊर्जा गर्मी के रूप में बर्बाद होती है और मशीनों के पुर्जे भी घिस जाते हैं। इसीलिए हमें इसे नियंत्रित करना पड़ता है। तो नियंत्रण कैसे किया जाता है, ये हमें अगले सवाल पर लाता है। घर्षण के नुकसान को कम करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? ए, तेल या ग्रीस। बी, पानी। सी, रेत। या डी, नमक। इसके लिए हम तेल या ग्रीस का उपयोग करते हैं, जिन्हें स्नेहक या लुब्रिकेंट्स कहते हैं। इनका काम दो सतहों के बीच एक पतली चिकनी परत बनाना है ताकि वे एक दूसरे से सीधे न रगड़ें बल्कि उस परत पर फिसलें। जैसे कैरम बोर्ड पर पाउडर डालने से गोटियां आसानी से फिसलती हैं, ठीक वैसे ही तेल या ग्रीस मशीनों के पुर्जों के बीच घर्षण कम करते हैं। यानी ये दो सतहों के बीच एक तरह से शांति समझौता कराने वाले एजेंट हैं। बहुत अच्छे। अब हम बलों से हटकर तरंगों और ऊर्जा की दुनिया में प्रवेश करते हैं और सबसे पहली तरंग है ध्वनि। तो ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ए, कंपन से। बी, प्रकाश से। सी, गर्मी से। या डी, चुंबकत्व से। आसपास के हवा के कणों में एक लहर पैदा करता है जो हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का एहसास कराती है। तो अगर कोई चीज कंपन नहीं कर रही तो आवाज भी नहीं कर सकती। बिल्कुल, इसीलिए तो अंतरिक्ष में कोई आवाज नहीं होती, क्योंकि वहां हवा जैसा कोई माध्यम ही नहीं है जो कंपन को आगे ले जा सके। बहुत बढ़िया। अब एक दूसरी तरह की ऊर्जा की बात करते हैं जो हमारे जीवन को चलाती है, विद्युत। विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव क्या है? ए, चमकदार वस्तुओं पर धातु की परत चढ़ाना। बी, गर्मी उत्पन्न करना। सी, चुंबकीय प्रभाव। या डी, प्रकाश उत्पन्न करना। यहाँ सही उत्तर है ए, चमकदार वस्तुओं पर धातु की परत चढ़ाना। इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन या इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। ये बिजली का एक जादुई असर है, कह सकते हैं। इसमें हम विद्युत धारा का इस्तेमाल करके एक धातु के परमाणुओं को घोल से निकालकर दूसरी धातु पर पेंट कर देते हैं। जैसे साइकिल के हैंडल पर जो चमकती हुई क्रोमियम की परत होती है। एकदम सही। या फिर सस्ते गहनों पर सोने या चांदी की परत चढ़ाना। यह न सिर्फ चीजों को सुंदर बनाता है बल्कि उन्हें जंग लगने से भी बचाता है। यह विद्युत धारा का एक बहुत बड़ा औद्योगिक उपयोग है। वाकई ये तो परमाणुओं से पेंटिंग करने जैसा है। लेकिन ये पेंटिंग तभी हो सकती है जब बिजली को बहने का रास्ता मिले। तो अगला सवाल है, इनमें से विद्युत का चालक कौन सा पदार्थ है? ए, शुद्ध जल। बी, नमकीन जल। सी, प्लास्टिक। या डी, कांच। इसका सही उत्तर है बी, नमकीन जल। यह एक बहुत बड़ा भ्रम है कि पानी बिजली का सुचालक होता है। असल में शुद्ध जल यानी आसुत जल, जिसमें कोई अशुद्धि न हो, वो बिजली का कुचालक होता है। तो फिर हमें पानी से बिजली का झटका लगने का खतरा क्यों होता है? क्योंकि हम जो पानी इस्तेमाल करते हैं उसमें नमक और खनिज जैसे लवण घुले होते हैं। ये लवण पानी में आयन मतलब चार्ज्ड पार्टिकल्स बनाते हैं। ये आयन बिजली के आवेश को ढोने के लिए टैक्सी का काम करते हैं। बिना इन आयनों के बिजली बह नहीं सकती, इसलिए नमकीन पानी सुचालक है, शुद्ध पानी नहीं। वाह, यानी पानी में मौजूद अशुद्धियां ही उसे खतरनाक बनाती हैं। ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। चलिए अब उस ऊर्जा के स्रोत पर आते हैं जिसने औद्योगिक क्रांति को संभव बनाया। कोयला और पेट्रोलियम कैसे बने? ए, जीवाश्म ईंधन प्राचीन जीवों से।
बी सौर ऊर्जा से, सी हवा से या डी पानी से? ये जीवाश्म ईंधन हैं जो प्राचीन जीवों से बने हैं। इनकी कहानी लाखों साल पुरानी है। तब धरती पर जो विशाल जंगल और समुद्र में जो छोटे-छोटे जीव थे, वे मरने के बाद जमीन के नीचे दबते चले गए। ऊपर से मिट्टी और चट्टानों की परतों के भारी दबाव और धरती की अंदरूनी गर्मी ने लाखों सालों में उन जैविक अवशेषों को कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस में बदल दिया। तो हम जो पेट्रोल आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो असल में लाखों साल पुराने डायनासोर के समय की कैद की हुई धूप है। क्या बात कही है, कैद की हुई धूप, क्योंकि उन पौधों ने भी तो अपनी ऊर्जा धूप से ही बनाई थी और इसीलिए ये अनवीकरणीय है, क्योंकि इन्हें बनने में लाखों साल लगते हैं। और इस कैद की हुई धूप को बाहर निकालने के लिए हमें उन्हें जलाना पड़ता है। तो दहन यानी जलने के लिए क्या आवश्यक है? ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड या डी हाइड्रोजन? दहन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। इसे आग का त्रिभुज या फायर ट्रायंगल से आसानी से समझ सकते हैं। आग को जलने के लिए 3 चीजें चाहिए: ईंधन जैसे लकड़ी या पेट्रोल, ऊष्मा एक चिंगारी और ऑक्सीजन। अगर आप इन तीनों में से किसी एक को भी हटा दें तो आग बुझ जाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर यही काम करते हैं। वो या तो ऑक्सीजन की सप्लाई काट देते हैं या ईंधन को ठंडा कर देते हैं। आग का त्रिभुज ये याद रखने का एक बहुत ही व्यवहारिक तरीका है। चलिए अब ऊर्जा और भौतिकी से हटकर जीव विज्ञान की दुनिया में वापस चलते हैं और जीवन के चक्र को समझते हैं। जंतुओं में प्रजनन का प्रकार क्या है? ए अलैंगिक और लैंगिक दोनों, बी केवल अलैंगिक, सी केवल लैंगिक या डी कोई नहीं? सही जवाब है ए अलैंगिक और लैंगिक दोनों। प्रकृति हमेशा विविधता पसंद करती है। कुछ सरल जीव जैसे हाइड्रा या अमीबा वो अलैंगिक प्रजनन करते हैं। ये एक तरह से फोटोकॉपी करने जैसा है, जहां जनक अपने जैसी ही संतान पैदा करता है। ये तेज और आसान है। और लैंगिक प्रजनन? मनुष्य जैसे जटिल जीवों में लैंगिक प्रजनन होता है, जिसमें नर और मादा युग्मकों के मिलने से नई संतान बनती है। ये प्रक्रिया थोड़ी जटिल और धीमी है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा है विविधता। इससे पैदा होने वाली संतान अपने माता पिता से थोड़ी अलग होती है, जो उसे बदलते पर्यावरण में ढलने में मदद करती है। यानी एक तरीका स्थिरता के लिए है और दूसरा अनुकूलन के लिए। बहुत बढ़िया। अब मानव जीवन के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर आते हैं। किशोरावस्था में कौन सा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है? ए द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं, बी ऊंचाई नहीं बढ़ती, सी आवाज नहीं बदलती या डी कोई परिवर्तन नहीं? सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है ए द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। यह बचपन से वयस्कता की ओर एक पुल है, जिसे यौवनारंभ कहते हैं। इस दौरान शरीर में हार्मोन्स का एक तूफान सा आता है, जो शरीर को प्रजनन के लिए तैयार करता है। लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना, आवाज का भारी होना और लड़कियों में स्तनों का विकास होना, ये सब इसी का हिस्सा है। ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं है, बल्कि मानसिक और भावनात्मक बदलावों का भी दौर है। बिल्कुल, ये जीवन का एक बहुत ही परिवर्तनकारी चरण है। चलिए अब प्रकृति के एक विशाल और नाटकीय प्रदर्शन की बात करते हैं, जो हमें हमेशा हैरान करता है। बिजली चमकना क्या है? ए स्थिर विद्युत का निर्वहन, बी चुंबकीय प्रभाव, सी रासायनिक प्रभाव या डी ध्वनि प्रभाव? बिजली चमकना ए स्थिर विद्युत का एक विशाल पैमाने पर होने वाला निर्वहन है। ये ठीक वैसा ही है जैसे सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट-चट की आवाज आती है या किसी धातु के दरवाजे को छूने पर हल्का सा करंट लगता है। बादलों में पानी की बूंदें और बर्फ के कण जब हवा में तेजी से ऊपर नीचे होते हैं तो घर्षण से उनमें आवेश पैदा हो जाता है। और फिर क्या होता है? जब ये आवेश बहुत ज्यादा हो जाता है तो बादल उसे डिस्चार्ज करने का रास्ता ढूंढते हैं और ये रास्ता जमीन या किसी दूसरे बादल तक हवा को चीरता हुआ जाता है, जो हमें एक विशाल चिंगारी यानी बिजली के रूप में दिखाई देता है। यह प्रकृति का अपना स्टैटिक शॉक है। एक विशाल स्टैटिक शॉक, यह कल्पना करना भी अद्भुत है। और इसी रोशनी के साथ हम अपने आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं, जो इस बात से जुड़ा है कि हम दुनिया को देखते कैसे हैं। प्रकाश का परावर्तन किस नियम का पालन करता है? ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, बी आपतन कोण परावर्तन कोण, सी आपतन कोण परावर्तन कोण या डी कोई नियम नहीं?
यह प्रकाशिकी का एक मौलिक नियम है और सही उत्तर है ए आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। इसका मतलब है कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी सतह जैसे शीशे से टकराती है तो वो जिस कोण पर आती है ठीक उसी कोण पर वापस लौट जाती है। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक पूल टेबल पर गेंद किनारे से टकराकर ठीक उसी कोण पर दूसरी तरफ जाती है। इसी सटीक नियम की वजह से हमें शीशे में अपना स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई देता है। और परावर्तन के 2 नियम हैं, है ना? जी हाँ, पहला यही कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं और दूसरा ये कि आने वाली किरण यानी आपतित किरण, जाने वाली किरण मतलब परावर्तित किरण और सतह पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बिल्कुल। इन्हीं 2 सरल नियमों पर पूरी दुनिया में परावर्तन का खेल चलता है। एक सटीक नियम जो हमारे देखने के अनुभव को नियंत्रित करता है। और इसी के साथ हमारी ये ज्ञानवर्धक प्रश्नोत्तरी समाप्त होती है। हमने फसल विज्ञान से लेकर सूक्ष्म जीवों की दुनिया तक, भौतिकी के नियमों से लेकर ऊर्जा के स्रोतों और जीवन के रहस्यों तक का सफर तय किया। हमारी सलाह यही है कि इन जवाबों को रटे नहीं, इनके पीछे की कहानी और तर्क को समझें। जब आप क्यों पूछना शुरू करते हैं तो विज्ञान मजेदार हो जाता है। बिल्कुल। इन अवधारणाओं पर मजबूत पकड़ बनाने से स्कोर निश्चित रूप से बेहतर होगा। और जाने से पहले आपके लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज हमने विज्ञान के कई नियमों को समझा जो हमारी दुनिया को चलाते हैं। जरा सोचिए, अगर इनमें से कोई एक नियम, मान लीजिए घर्षण का नियम, कल सुबह से अचानक काम करना बंद कर दे तो हमारी दुनिया पर इसका सबसे पहला और सबसे चौंकाने वाला असर क्या होगा? इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार तक सीखते रहें और जिज्ञासु बने रहें।